हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूँ आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। 5 ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा स्टैटिस्टिक्स से, जो कि आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे, बट वो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं होगा बेटा, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और पूरा का पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है, उससे पहले यार ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है, आप लोग देख लो, कोई भी सेशन मिस मत करना। सारे के सारे सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सभी वीडियोस को जरूर देखना। उसके अलावा अगर कोई बच्चा मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहता है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है KULDEEP_01। कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी हो, पर्सनली पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना फॉर सेशन के नोट्स PDF के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास ये है और बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कह रहा है शोन बिलो अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन अ कंट्री इन 2019 कैन मीडियन ऑफ द अबव डाटा कैन बी ग्रेटर देन 12.5%, गिव अ वैलिड रीजन। देखो आपके पास ये 2019 का कोई डेटा है कि 7.5 से 10% के बीच में कितने नंबर ऑफ एशियंस थे किसी कंट्री में, एक था, है ना, मेंटल डिसऑर्डर उनका। 10 से 12 12.5% के बीच में कितने लोग थे, इतने थे। तो वो पूछ रहा है कि क्या इस डेटा का मीडियन 12.5 से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यार मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। हमें किसकी जरूरत होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो पहला वाला एज इट इज, देन 1 + 25 कितना हो जाएगा, 26, 26 + 11 कितना हो जाएगा, 37, 37 + 4 कितना हो जाएगा, 41, 41 और 1 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब ये जो 42 होता है, अगर मैं इसका मीडियन निकालने की कोशिश करूं तो ये 42 क्या होगा बेटा, n होगा। अब अगर मैं मीडियन क्लास सेलेक्ट करूं तो n/2 करना पड़ता है ना मुझे, 41/2, 42/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं मीडियन क्लास, बहुत सारे बच्चों को ना ये क्वेश्चन देख के पसीने छूट जाएंगे कि यार ये क्या पूछ लिया, हम कैसे बताएंगे इसको, ये तो हमने कहीं पे किया ही नहीं है। बट आपने सब कुछ किया होता है बेटा, सब कुछ किया होता है। आपको पता है n/2 कितना आ गया, 21। इसका मतलब इसकी मीडियन क्लास कौन सी क्लास होगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो n/2 से ज्यादा होगी। क्या ये 21 से ज्यादा, नहीं। क्या ये 21 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो आप बोलोगे ये वाली जो क्लास है इसकी, ये वाली जो क्लास है इसकी, ये आप लोगों की क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ये क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आपका मीडियन होगा, जो आपका मीडियन होगा वो कहां लाई करता है, मीडियन लाइज इन मीडियन क्लास। वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में लाई करता है। यानी कि वो जो भी आपका मीडियन आएगा, इवन आप निकाल के भी चेक करना, आप निकाल के भी देख लेना, आपका जो मीडियन है वो हमेशा आपकी मीडियन क्लास के ही इंटरवल के बीच में आएगा। यानी कि 10 से 12.5 के बीच में आपका मीडियन आएगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा। तो ये क्या है, मीडियन उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसी में आएगा। यही इसका वैलिड रीजन है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको लिख लेना। करेक्ट है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यू हैव अ सेशन कितने बजे आपका, 6 बजे, हाँ तब तक हो जाएगा। हाँ बस 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव दिस क्वेश्चन गाइस कि अ केचप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स केचप 3 different bottle size. Now it wants to sell only one size in the market. It has data on how the 3 size perform in the market, based on which measure of central tendency should the company fix the size of the ketchup bottle. Justify your answer. देखो कह रहे कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने कुछ बॉटल्स में केचप फिल किया, अलग अलग तरह की बॉटल्स में फिल किया, ठीक है ना, अलग अलग तरह की बॉटल्स में केचप फिल किया। और वो कंपनी ने केचप को बेचा, एक ट्रायल रन लिया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि यार तीनों अलग अलग साइज की बॉटल्स को कंपनी ने बेचा, तो बेस्ड ऑन विच सेंट्रल टेंडेंसी
शुड द कंपनी फिक्स द साइज ऑफ बॉटल। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है हमारा मीन, मीडियन, मॉड। मीन, मीडियन और मॉड तीनों एम, ठीक है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो कंपनी अगर कोई एक साइज फिक्स करना चाहती है तो कौन सा वो सेंट्रल टेंडेंसी यूज करे, मीन को यूज करके, मीडियन को यूज करके, या फिर मॉड को यूज करके वो इनका साइज फिक्स कर सकती है। चलिए समझते हैं कैसे। देखो यार, मीन का तो मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है जो मिडल वाली वैल्यू होती है, और मॉड का अगर मैं मतलब समझूं, मॉड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है उसे मॉड बोला जाता है। क्लास 9th में सीखा होगा आपने, लोअर ग्रेड में, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। तो जिस मान लो ये बॉटल 10 बार बिकी है, 10 लोगों ने खरीदी है, ये 30 लोगों ने खरीदी और ये 50 लोगों ने खरीदी है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी इसी को लेगी ना, जो सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही तो वैल्यू कंपनी लेगी ना। तो वो वैल्यू कौन सी होगी बेटा, किस सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या होनी चाहिए, दैट इज मॉड। कैसे पता चला, ऐसे पता चला, मतलब पता होना चाहिए बस, समझ गए। बस क्या ही है, ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। फंडा क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। आ जाओ। द मीन टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 31 कॉन्जिक्यूटिव डेज वॉज फाउंड टू बी इतना। देखो 31 डेज का जो मीन है आप लोगों के पास वो कितना है, आप लोगों का 31 डेज का जो मीन है दैट इज 35.7 डिग्री, ठीक है। द मीन टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 8 डेज, पहले 8 दिनों का जो है आप लोगों के पास लेखा जोखा वो कितना है 28.4। उसके बाद द मीन टेम्परेचर फॉर नेक्स्ट 12 डेज, 12 दिनों का जो मीन है आप लोगों के पास वो कितना है बेटा 36.4, ये है, ठीक है। फाइंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द डेज, बाकी के बचे हुए दिनों का मीन निकालो, मीन टेम्परेचर निकालो। अब बेटा आपको मीन का मतलब पता होना चाहिए। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ये आप लोगों के पास मीन होता है। देखो अगर 31 डेज का मीन आप लोगों के पास ये है, तो अगर मेरे पास मीन कितना है 35.7, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 31 डेज तक का जो टेम्परेचर का सम होगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको 31 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि 35.7 इंटू 31 जब मैं करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ टेम्परेचर फॉर 31 डेज। 31 डेज के टेम्परेचर का सम आ जाएगा मेरे पास, 31 डेज के टेम्परेचर का सम आ जाएगा मेरे पास। उसी तरीके से 8 दिनों का टेम्परेचर का सम कितना हो जाएगा, 8 डेज के टेम्परेचर का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 8 डेज, 8 दिनों के टेम्परेचर का सम कितना हो जाएगा बेटा 28.4 इंटू 8, ये हो जाएगा। और अगर मैं 12 दिनों के टेम्परेचर का सम निकालूं तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 12 डेज, 12 दिनों के टेम्परेचर का सम निकालूं तो वो कितना हो जाएगा 36.4 इंटू 12। अब बहुत सिंपल सी कहानी है, आपके पास 31 डेज का जो सम है, टोटल आपके पास 31 डेज हैं, फिर 12 दिन और 8 दिन आपने यूज कर लिए, 12 दिन और 8 दिन क्या हो गए, यूज कर लिए, तो बचे हुए दिन कितने होंगे, रिमेनिंग डेज कितने होंगे, 12 प्लस 8 20 होंगे, तो रिमेनिंग डेज कितने बच गए आपके पास, बचे हुए दिन कितने, 11 दिन बच गए, 11 दिन बच गए। अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 31 डेज, 31 दिनों के टेम्परेचर का जो सम है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ टेम्परेचर 12 दिनों के टेम्परेचर के सम के बराबर प्लस, अच्छा इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 8 दिनों के टेम्परेचर का सम प्लस 11 दिनों के टेम्परेचर का सम, है ना। अब देखो सम ऑफ टेम्परेचर फॉर 31 डेज के टेम्परेचर का सम कितना था बेटा आप लोगों के पास 35.7 इंटू 31,
8 दिनों के 12 दिनों के टेम्परेचर का सम कितना था बेटा आपके पास? 12 दिनों के टेम्परेचर का सम किधर है आपके पास? 36.4 इंटू 12, अच्छा, प्लस 8 दिनों के टेम्परेचर का सम कितना है? 28.4 इंटू 8, प्लस 11 दिनों के टेम्परेचर का सम कितना है? 11। मान लो एक दिन का टेम्परेचर हमने x मान लिया, तो 11 इंटू एक्स हो जाएगा ये, है ना? ये मैंने x मान लिया। अब बस यहां से सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। और x क्या है? x क्या है? 11 दिनों का मीन है। मतलब अगर मैं मीन निकालूंगा तो सम ऑफ 11 डेज का टेम्परेचर, 11 डेज का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। बस इसको सॉल्व करो, इसको 31 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, सब कुछ इधर भेजो। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन को देख सकते हो। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है? कैलकुलेशन आपको खुद करना, वरना तुम लोग आलसी हो जाते हो बहुत ज्यादा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, ये 8 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये तो 11 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, है ना? x अगर आप निकालना चाहते हो तो इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। जो इक्वेशन मैंने बनाई है ना, यही वो इक्वेशन है। तो वो जो 442 आ जाएगा आपके पास, जब उसको 11 से डिवाइड करोगे तो 40.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है बाबू, आ जाओ अगला सवाल। कह रहे कि बॉलिंग स्ट्राइक फॉर अ बॉलर डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स। कह रहे कि किसी बॉलर की जो बॉलिंग स्ट्राइक होती है, बॉलिंग स्ट्राइक, तो वो क्या होता है? बॉलिंग स्ट्राइक किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज को। और एवरेज क्या होता है बेटा? एवरेज होता है मीन। एवरेज क्या होता है हमारा? एवरेज इज व्हाट? नथिंग बट मीन। इफ बॉलर हैज टेकन 148 विकेट सो फार विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 27। अगर कोई बॉलर 148 विकेट लेता है, अगर कोई बॉलर 148 विकेट लेता है और उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 27, इसका मतलब मीन 27 है। मीन कितना है? 27 इज इक्वल्स टू सम ऑफ विकेट्स, सम ऑफ विकेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच। तो स्ट्राइक रेट कैसे निकालोगे? जितने भी विकेट्स लिए हैं उसको डिवाइड कर दोगे आप टोटल नंबर ऑफ मैच से। अब टोटल नंबर ऑफ मैच आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है। तो टोटल मैच आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? सम ऑफ विकेट था कितना? 148 डिवाइडेड बाय 27। हाँ, और टोटल बॉल्स, टोटल बॉल, सॉरी, टोटल, है ना? ये हाँ, बॉल से हम वो मेजर करते। इफ ही बॉल्स 8 बॉल्स एंड टेक 2 विकेट्स देन व्हाट विल बी हिज न्यू स्ट्राइक रेट। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप स्ट्राइक रेट निकालना चाहते हो, स्ट्राइक रेट यानी कि जो भी आपका वो है, ठीक है ना, तो वो हो जाता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जितनी भी बॉल्स फेंकी हैं, डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स, कि कितनी विकेट्स उसने ली है ना? तो स्ट्राइक रेट कितना है? 27 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें पता नहीं है कितनी टोटल बॉल्स है, लेकिन हमें यह पता है कि विकेट टोटल कितनी है? 148 है। अब इस 27 को इधर भेजोगे तो 27 इंटू 148 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के इक्वल, कि टोटल बॉल्स उस प्लेयर ने कितनी फेंकी है? इतनी फेंकी है। ठीक है, अच्छा। अब इफ ही बॉल्स 48 बॉल एंड टेक 2 विकेट्स। अब अगर वो 48 बॉल फेंक के अगले मैच में 48 बॉल फेंकी और 2 विकेट ले ली, अगले मैच में उसने 48 बॉल फेंकी और 2 विकेट ले ली, तो अब जो टोटल उसका स्ट्राइक रेट होगा, जो न्यू स्ट्राइक रेट होगा, न्यू स्ट्राइक रेट, न्यू स्ट्राइक रेट, नया जो स्ट्राइक रेट होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना था? 27 इंटू 148 प्लस नई बॉल कितनी फेंकी उसने? 148 न्यू बॉल फेंकी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विकेट। पहले उसकी विकेट कितनी थी? 148, और अब उसकी विकेट कितनी है बेटा? 2। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो यहां पे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 3694, उसमें 48 ऐड करोगे तो 4044, फिर 150 से डिवाइड कर दोगे इसको तो इतना आ जाएगा 26.96। ऐसे करना है, समझ गए? चलो आखिरी सवाल अब आप लोगों के लिए,
आज के इस सेशन का, दैट इज दिस, द मीन स्कोर ऑफ ईच क्लास इज 60। कह रहे हैं कि कोई क्लास है जिसका मीन जो है आप लोगों के पास 60 है। अब क्या कहता है, दीप्ति कोई लड़की है जो कहती है कि आधे बच्चों का, हाफ बच्चों का जो स्कोर है, हाफ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो कितना है, हाफ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो या तो 80 है या तो अबव 80 है, या तो 80 है या तो 80 से ऊपर है, और आधे बच्चों का स्कोर कितना है, या तो 40 है या तो लेस देन 40 है। ये दीप्ति का कहना है। तो आपको कोई एग्जाम्पल लेके दीप्ति को गलत प्रूफ करना है। कहना है कि दीप्ति गलत कह रही है। दीप्ति कह रही है कि अगर किसी क्लास का मीन, बच्चों ने कुछ स्कोर किया, उनका जो मीन है वो 60 है, जिसमें आधा या आधे से ज्यादा बच्चों का स्कोर, जिसमें आधे बच्चों का स्कोर 80 या 80 से ऊपर है और आधे बच्चों का स्कोर 40 या 40 से कम है। तो आपको एक एग्जाम्पल लेना है। देखो इसमें ना एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मीन आप लोगों के पास 60 है, अगर मीन आप लोगों के पास 60 है ना, आधे बच्चों का मार्क्स 80 या 80 से ऊपर है और आधे बच्चों का मार्क्स 40 या 40 से कम है, ऐसा दीप्ति का कहना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे ढंग से देखना, जो हमने जो मार्क्स लिए हैं, हमने जो अज्यूम किए, वो ऐसे मार्क्स हमने अज्यूम कर लिए कि उनका जो मीन होना चाहिए वो 60 होना चाहिए। और मीन 60 कब होगा, क्योंकि आपके पास हमने कंसिडर किया अपनी मर्जी से 10 बच्चे, जरूरी नहीं है आप 10 ही कंसिडर करो, आप 20 बच्चे कंसिडर कर लो, आपके ऊपर है। आप 2 बच्चे कंसिडर कर लो, आप 4 बच्चे कंसिडर कर लो, आप कितने भी कंसिडर कर लो, आप 6 कर लो, दैट इज अप टू यू, है ना। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं और फिर इससे डिवाइड करूं तो मीन आ जाएगा आप लोगों के पास 60। मीन आ गया 60। अब अगर मीन 60 आ गया, इसमें अगर आप 5 बच्चों के मार्क्स देखोगे, 80, 80 से ऊपर, 80 से ऊपर, 80 से ऊपर, 80, ये 5 बच्चों के मार्क्स 80 से ऊपर है। लेकिन जो बचे हुए 5 बच्चे हैं, लेस देन 40, लेस देन 40, लेस देन 40, 40, बट ये 40 से ज्यादा है। उसने कहा था कि दीप्ति के जो मार्क्स होंगे, जो बच्चों के मार्क्स होंगे, या तो 40 होंगे, 40 से कम होंगे। 40 तो है बट 40 से कम नहीं है ये वाला। तो इसका मतलब दीप्ति गलत हो गई। बस यही करना था, ठीक है। बाकी यार अब आप लोगों के लिए एक बहुत इंफॉर्मेशन वाली सूचना, हाँ है ना। तो वेदांतो आप लोगों को दे रहा है मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को मिल रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 20 एमसीक्यू होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे, केस स्टडी भी होंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है, वेदांतु में खुद को एनरोल करना है, साइन अप करना है, विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी, बिना 1 रुपए खर्च किए आपको वो चीज पे करना है। उसके बाद जस्ट 2 मिनट्स, उसके बाद आप लोगों को किस तरीके से एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, माई टेस्ट पे जाओ, लाइव एंड अपकमिंग पे जाओ, व्यू सिलेबस और अटेम्प्ट नाउ कर दो। अटेम्प्ट नाउ जैसे ही करोगे आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना, फिर आप अपनी फोटो क्लिक करके, अपनी सेल्फी लेके नहीं, जो भी आंसर आपने लिखे उनकी फोटो क्लिक करके सबमिट एंड एंड टेस्ट कर देना। उसके बाद अगर आप इनको डाउनलोड्स भी करना चाहते हो, आंसर्स को, सॉल्यूशंस को, यहाँ पे मोर पे जाओ, कंटेंट लाइब्रेरी पे जाओ, उसके बाद एक्टिव टेस्ट पे जाओ, उसके बाद ये आप लोगों को मिल जाएगा। किसी भी टेस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो, उनके सॉल्यूशंस को इस तरीके से यहां से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय।